हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमने कल छोड़ दिया था। ठीक है, पढ़ते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि लेखांकन एक सूचना प्रणाली है। ठीक है, नॉर्मली कल ही से हम 2 लेक्चर बना चुके हैं। हमें यह पता चला है कि जो अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है ना। हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरों को जानकारी दे सके या फिर अपने को जानकारी हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य विनियोजकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, सरकार आदि पक्षकारों वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को, लेंडर्स को, गवर्नमेंट को। ठीक है ना, इन सबको क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यह सूचनाएं संस्था की वित्तीय स्थिति का सच्चा और सही चित्रण प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, ट्रू और फेयर। जो आपका अकाउंटिंग बनती है क्या होना चाहिए, हमेशा सच बेस पर होना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं के विवरणों में तुलनात्मक प्रामाणिकता और समरूपता लाने के लिए लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, ठीक है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गाप को अवधारणाओं की कॉन्सेप्ट और प्रथाओं, कन्वेंशन के रूप में विकसित और स्वीकृत किया गया है। परंतु समस्या यह है कि गाप में एक ही स्थिति के लिए अनेक वैकल्पिक हल दिए गए हैं। ठीक है ना, जो गाप हैगा उसमें एक ही स्थिति, एक ही काम करने के लिए क्या दे रखे, अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे। फलतः इनके उपयोग में भिन्नता की स्थिति बनी रहती है और तुलना संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, अब गाप में क्या है, जो प्रिंसिपल दे रखे उसमें आपको एक ही काम करना है, लेकिन उसको करने के अलग अलग तरीके दे रखेंगे। तो उससे क्या आता है कि सब अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, इसी का उसका हल नहीं है, उसमें आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हो। लेखांकन की अनेक रीतियाँ प्रचलित न होने पाए तथा उस आधार पर वित्तीय विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन एवं सूचनाओं के विश्लेषण में कठिनाई न आए एवं लेखांकन की रीतियों तथा उसकी भाषा समान रूप से बोधगम्य हो सके, इस उद्देश्य से लेखांकन प्रमापों या मानकों की आवश्यकता प्रतीत हुई है। लेखांकन प्रमापों के द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने में एक रूपता के कारण वे तुलनीय और विश्वसनीय होते हैं। लेखांकन प्रमापों के कारण ही वित्तीय विवरणों को लेखांकन सिद्धांत एवं व्यवहारों के अनुरूप बनाना संभव हो सका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट दिया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप निगम। लेखांकन प्रमापों को विकसित करने के लिए लंदन में जून 1973 में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC का गठन किया गया। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एक फिक्स रूल और नियम बनाने के लिए क्या करा गया है कि लंदन में जून 1973 में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है ना, जिसे IASC के नाम से रखा गया। 1 अप्रैल 2001 को इसे अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप निगम, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB नाम दिया गया। ठीक है ना, 1973 में 1973 में से बनाई थी, जब इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी था। और अब यहाँ पर कमेटी की जगह क्या हो गया, सिर्फ बोर्ड हो गया, बाकी वही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नाम दिया गया। यह निगम वैश्विक स्तर पर लेखांकन प्रमापों के विकास, निर्माण एवं उपयोग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन बनाई जाती है उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, ये IASB। यह निगम लेखांकन के संबंधित परिपाटियों की प्रमाप घोषणाएं, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस SSP जारी करती है। यह स्थापित लेखा प्रमाप लेखांकन के सिद्धांत कहलाते हैं। अब ये क्या करती है कि स्टैंडर्ड जारी करती है कि कुछ भी काम होता है, कोई भी नया रूल रेगुलेशन या कोई तरीका बनाया जाता है तो उसको पहले प्रैक्टिकल में लाया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है कि ठीक है ना, अगर वो सही होता है उसके बाद ही उसको लागू किया जाता है। इस संबंध में भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI द्वारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB का गठन 21 अप्रैल 1977 को किया गया था। ठीक है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया में भी एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम क्या दिया है, ASB, जिसका मुख्य कार्य लेखांकन प्रमापों में एक रूपता लाना, जिसका मेन काम है कि जितने भी लेखांकन अकाउंटिंग मेथड है उन सब में क्या करना है, एक मेथड यूज़ करना है। इसके द्वारा लेखांकन प्रमाप के प्रारूप तैयार करने का कार्य किया जाता है, जिसमें सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं, जो लेखांकन प्रमाप प्रारूप का निर्माण सतर्कता एवं आपसी विचार विमर्श से करते हैं। अब इसमें कौन कौन रहते हैं, सरकारी, पब्लिक सेक्टर के, ये बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल या फिर अन्य जो भी ग्रुप रहते हैं, इनके जो मेन अधिकारी होते हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाता है। इन लोगों के द्वारा ही अकाउंटिंग की नई नई मेथड यूज़ करी जाती है, आपसी विचार विमर्श, ठीक है ना, सबसे राय मशवरा लेने के बाद ही ये लोग काम करते हैं।
यह बोर्ड लेखांकन प्रमाणों में आय परिवर्तन एवं नवीन अवधारणाओं को सूचना उपयोगकर्ता के लिए उपयोग करता है। ठीक है, या नई नई अवधारणाएं आती, नई नई मेथड्स आती है या फिर नए नए तरीके आते हैं, उन चीज़ों को दिखाया जाता है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप का अर्थ। लेखांकन प्रमाप एक लिखित विवरण हैगा जिसमें लेखांकन से संबंधित एक समान व्यवहारिक नियमों की सूचना होती है। ठीक है, क्या हैगा, एक लिखित विवरण हैगा जिसमें लेखांकन से संबंधित एक समान व्यवहारिक नियमों की सूची होती है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है ना, प्रमाप यहाँ पर एक फिक्स रूल और नियम बनाए गए हैं कि आपको कौन सी चीज़ के लिए कौन सा अकाउंट बनाना है, किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स दे रखी है, जिनका उपयोग सूचना एवं तुलनात्मक हेतु लेखाकारों द्वारा वित्तीय स्रोतों का लेखा करते समय किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई भी अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है ना, जानकारी लिखता है तो उस समय इस सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। लेखा प्रमाप या मानक इस बात का निर्धारण करते हैं कि लेखांकन कार्य किन्हीं निश्चित विधियों को ही अपनाकर किया जाए। ठीक है ना, अकाउंटेंट हमेशा यही ध्यान रखते हैं कि जो भी काम कर रहा है वो एक फिक्स मेथड या फिर फिक्स तरीके से ही वो काम करना चाहिए। कोहलर के अनुसार लेखांकन प्रमाप रीति रिवाजों करना अथवा पेशेवर संस्थाओं लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि जो लेखांकन प्रमाप होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। ठीक है ना, पेशेवर संस्थाओं द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है कि आपको एक रूल बना दिया गया है, आपको इसी के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं, आप इस रूल के हिसाब से बाहर नहीं जा सकते या फिर रूल के हिसाब अलग काम नहीं कर सकते होगे। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एडवांटेज ऑफ और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप वित्तीय विवरणों को एकरूपता प्रदान करने तुलनीय बनाते हैं। इनके उपयोग में वित्तीय विवरणों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता कायम होती है। विभिन्न पक्षकारों में वित्तीय हितों के विवाद को सुलझाने में लेखांकन प्रमाप सहायक होते हैं। लेखांकन प्रमाप गबन और कपट की संभावनाओं को कम करते हैं। हिसाब के अंकेक्षण में अंकेक्षक को इनमें आवश्यक मार्गदर्शन मिलता है। अब नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फर्स्ट पॉइंट दिया है निर्माण। लेखांकन प्रमापों का निर्माण सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्योग एवं अन्य व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि लेखाकार एवं विद्वानों द्वारा किया जाता है। ये प्रमाप मान्यताओं, प्रथाओं, अवधारणाओं, तर्क, अनुभव, उपयोग एवं लेखांकन के सिद्धांत पर आधारित रहते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया है विकासशील। लेखांकन के प्रमापों पर व्यवसाय की पद्धतियाँ, प्रथाओं, रीति रिवाजों और वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने वालों के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें लेखांकन प्रमाप तीव्र गति से विकसित एवं प्रचलित हो रहे हैं। सर्वमान्य एवं गाह्यता का अभाव, लेखांकन प्रमापों के निर्माण हेतु विश्व स्तर पर अनेक देशों ने अपनी लेखा प्रमाप समितियों का गठन कर लिया है, जिसमें प्रमापों में भिन्नता पाई जाने से वे सर्वमान्य विश्व स्तर पर ग्राह्य नहीं हो पाते। प्रमापों के उपयोग में अंतर, लेखांकन प्रमाप एवं लेखांकन की नीतियों में भिन्नता के कारण वित्तीय विवरणों के निर्माण में भिन्नता पाई जाती है। अब आपको आगे लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, जितने भी रूल और रेगुलेशन दे रखी है ये सारे यहाँ पर आपको लिस्ट बना के दे रखी है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम लोग लेखांकन पद्धति या लेखांकन प्रणाली, अकाउंटिंग मैकेनिज्म और अकाउंटिंग सिस्टम। व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति या प्रणाली इस उपक्रम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। व्यवसाय द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति को उस व्यवसाय से जुड़े अनेक घटक प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए किराना सामान के एक छोटे व्यापारी के लिए यहाँ केवल नगद सामान ही बेचा जाता है। ऐसे में वह केवल रोकड़ बुक, कैश बुक रखकर ही अपना हिसाब किताब दर्ज कर सकता है। इस व्यापारी को विक्रय पुस्तक, सेल्स बुक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार एक व्यवसाय केवल रोकड़ पुस्तक और व्यक्तिगत हिसाब की पुस्तकें रखकर अपना काम चला लेता है, जबकि एक अन्य व्यवसाय अपना लेखा पुस्तकों में वास्तविक व्यक्तिगत खातों के साथ छोटे मोटे खर्चों का भी हिसाब करना पसंद करते हैं। लेखांकन के लिए प्रचलित लेखा नियमों के अनुसार जहां अंग्रेजी भाषा में अभिलेख रिकॉर्ड रखा जाता है, वहां भारत में प्रचलित हिंदी या अन्य भारतीय देशी भाषा में भी लेखा किया जाता है। सामान्यतः व्यवहारिक मौद्रिक व्यवहारों का हिसाब किताब रखने के लिए मूलतः दो पद्धतियों का प्रणालियों का यूज़ होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ दो मेथड यूज़ होती है। फर्स्ट होती है कि एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे यहाँ रेगुलर यूज़ होती है। अब
सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। इसमें सौदों के एक पहलू या पक्ष का ही लेखा किया जाता है। कुछ लेन देनों में सौदों के दोनों पहलू या पक्ष का लेखा किया जाता है, जबकि कुछ लेन देनों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रणाली में सामान्यतः रोकड़ तथा व्यक्तियों से संबंधित खाते ही रखे जाते हैं। इसमें आय व्यय के खाते और वास्तविक खातों को महत्व नहीं दिया जाता है। अतः यह अपूर्ण और अवैज्ञानिक प्रणाली है। यदि व्यापारी द्वारा इकहरा मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है अपनाया जाता है तो सही आर्थिक परिणाम जानने के लिए कोई निश्चित विधि अपनाकर इसे दोहरा लेखा प्रणाली में परिवर्तित कर लेखांकन कार्य किया जा सकता है। इसे एकांकी प्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं। अब ये बोला जाता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है तो उसको प्रूफ नहीं माना जाता है, या फिर बोलते हैं अधूरी होती है क्योंकि जब तक आप दो चीज़ों को नहीं मानोगे तब तक ये चीज़ आप ये बोल सकते हो ना कि बैलेंस शीट कैसे बना पाओगे आप। नॉर्मल सी बात है, हमारे पास अगर एक चीज़ आती है तो दूसरी जाती भी है। आप सिर्फ आने की एंट्री कर रहे हो, जाने की नहीं कर रहे हो, या फिर जाने की कर रहे हो, आने की नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम अगर आपके अलग अलग चलेंगे तो फिर आप अकाउंटिंग कैसे मैनेज कर पाओगे। तो इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या बोला जाता है कि अधूरी प्रणाली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की एंट्री होती है। लेकिन जब भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी न किसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को लागू करा जाता है और उसके बाद ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। कुछ व्यवहारों के केवल एक ही पहलू का लेखा किया जाता है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसका सिर्फ सिंगल एक ही साइड लिखा जाता है और कुछ का डबल साइड लिखा जाता है। इसमें केवल रोकड़ पुस्तक और व्यक्तिगत खातों को ही तैयार किया जाता है। इसमें कौन सी कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ही बनाए जाते हैं। इसमें खाता पुस्तकों की शुद्धता को जांचने के लिए तल पर ट्रायल बैलेंस बनाना संभव नहीं है। वित्तीय विवरणों में आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट के स्थान पर स्थिति विवरण बनाया जाता है। पूरा हिसाब किताब नहीं रखने से छल कपट की संभावना बनी रहती और त्रुटियों का सुधार भी नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम में। लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम होता है क्या, फिर भी एक छोटे से रूप में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह प्रणाली श्रेष्ठ एवं सर्वमान्य वैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अनुसार किसी भी व्यवसायिक सौदे का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है। लेन देन का प्रभाव दो खातों पर पड़ने के कारण ही इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली या द्विप्रविष्टि प्रणाली या फिर डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसे व्यापारिक प्रणाली मर्चेंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। लगभग सभी व्यापारिक संस्थान इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते रखे जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत, पर्सनल, वास्तविक, रियल और अवास्तविक अर्थात आय व्यय नॉमिनल के। इसमें पाने वाले खाते को डेबिट और देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ये दो पहलुओं पर आधारित होता है, मतलब आने और जाने पर। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक चीज़ हमारे पास आती है और एक चीज़ हमारे पास से जाती है। हम कोई चीज़ बेचते हैं तो वहाँ पर पैसा आता है और माल जाता है, तो हमें से दो फर्क पड़ते हैं, दो असर पड़ते हैं, ठीक है। तो यही डबल एंट्री सिस्टम में होती है कि आप दोनों चीज़ों को लिखो। अगर एक चीज़ आ रही है उसको भी लिखो और एक चीज़ दूसरी चीज़ जा रही है उसको भी लिखो, ठीक है। तो जो आता है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो जाता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं जो रिसीवर होता है, पाने वाला होता है, वो डेबिट में लिखा जाता है और देने वाला हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। और सबसे अच्छी ये बोल सकते हैं सबसे अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम भी यही माना जाता है। इससे सारे अकाउंट क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेखाकर्म के विद्वानों की मान्यता कि इस प्रणाली का आविष्कार 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें जन्मदाता इटली के वेनिस शहर के निवासी लुकास पेसियोली नामक पादरी माने जाते हैं ये, ठीक है ना। जो डबल एंट्री सिस्टम है ये कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, मतलब 1500 के समथिंग। उसके इटली में हुआ था, वेनिस शहर में, जिसमें लुकास पेसियोली नामक एक पादरी माने जाते हैं कि जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को क्या करा है, जन्म दिया है, ठीक है ना। इन्होंने ये मेथड बनाई थी। सन 1494 में इन पादरी महोदय ने दोहरा लेखा प्रणाली पर इटली भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, ठीक है ना, था। तो कब लिखी थी इन्होंने? 1494 में एक बुक लिखी थी जिसमें डबल एंट्री सिस्टम वर्ड का यूज़ किया गया था, उसके बारे में लिखा था। इस प्रणाली को इटली के व्यापारियों ने अपनाया और इसे इटालियन प्रणाली कहलाई, ठीक है ना। ये प्रणाली को, ये मेथड को किसने यूज़ करा है? सिस्टम को इटली में यूज़ करा गया, इसे इटालियन प्रणाली भी कहा है। बाद में यह प्रणाली इंग्लैंड में अपनाई गई। सन 1543 में ह्यूगोल्ड केसिल नामक अंग्रेज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर लंदन में प्रकाशित किया, ठीक है ना। सबसे पहले तो लुकास पेसियोली ने इसे अपनी लैंग्वेज में बनाई थी। उसके बाद में क्या करा गया,
इसे इंग्लैंड में यूज़ करा गया 1543 में, जिसे ह्यूज ओल्ड केशल नामक एक अंग्रेज ने बनाई थी, जिससे क्या करा था, अंग्रेज में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब उसको लैंग्वेज को उसने चेंज कर दिया था। पहले इटली की लैंग्वेज में लिखा हो तो बाद में उसे किसे अंग्रेजी में कर दिया गया। तब से अंग्रेज व्यापार में भी इसे प्रयोग में लाने लग गया, तब से इसे इंग्लिश में भी यूज़ होने लग गया। तत्पश्चात इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए। सन 1795 में अनेक संसाधनों के साथ एडवर्ड जोन्स नामक एक अंग्रेज ने वही खाता की अंग्रेजी पद्धति इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से एक पुस्तक की रचना की, जिसमें सहायक पुस्तकों, सब्सिडरी बुक्स, तलपट, ट्रायल आदि के प्रयोग करने का समावेश किया गया। सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण आज ये प्रणाली विश्वव्यापी है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर जो अकाउंटिंग की, ऐसा नहीं बोल सकते कि आज से 2-5 साल से चल रही है, सदियों से चली आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहे हैं, उसने बोला 1494 में उसने बुक लिख दी थी इटली में, ठीक है ना, लुकास पेसियोली। और एक चीज़ याद रखना, अकाउंटिंग के जो डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता माने जाते हैं वो लुकास पेसियोली ही माने जाते हैं। और साफ दे रखा है कि उन्होंने सबसे पहले ये बुक लिखी थी, फिर उसको इंग्लिश में इंग्लैंड में ले जाकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे विकास होते गया। और यहाँ पर एडवर्ड जोन थे, जिन्होंने अकाउंटिंग के साथ में जो जो बुक यूज़ होने सकती थी वो सारी चीज़ें इसमें लागू कर दी, ठीक है ना। अब इसके बाद के जो आपको विशेषताएँ हैं, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, स्टेजेस, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम में सारी चीज़ें वही लिखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भारत में दोहरा लेखा प्रणाली, इंडिया में कौन सी डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है वो पढ़ते हैं। भारत में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। यहाँ के लेखाकार दोहरा लेखा प्रणाली के निर्धारित सिद्धांतों को अपनाकर अंग्रेजी भाषा, हिंदी आदि भाषा, भारतीय भाषा में लेखाकार करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ 2 तरीके से यूज़ होता है, एक इंग्लिश में यूज़ होता है, ठीक है ना, जिससे इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का होता है, और दूसरा होता है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। हम दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, इंडिया की लैंग्वेज में भी करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। जब लेखा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाती है तो इसे लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। लेकिन जब लेखाकार में किसी भारतीय भाषा, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी आदि में किया जाता है तो इसे भारतीय लेखा प्रणाली, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। भारतीय लेखा प्रणाली को महाजनी लेखा पद्धति भी कहते हैं। किसकी पद्धति कहते हैं? महाजनी, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं महाजनी पद्धति, ठीक है। कहाँ? क्योंकि यहाँ पर जो पहले अकाउंटिंग होता था वो महाजन द्वारा किया जाता था, इसलिए क्या कहते हैं? महाजनी लेखा पद्धति भी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका नाम महाजनी है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली हिंदी यूज़ की जाती है तो इसका कोई इंग्लिश नाम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इस प्रणाली में लेखा कार्य अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। इसके लिए लेखाकार भी अंग्रेजी भाषा की आवश्यक समझ होना चाहिए। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय इटली के लुकास पेसियोली को जाता है। सन 1494 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जो मूलतः गणित में से संबंधित थी। इस पर लेखा करने की एक विधि का उल्लेख था। इसके बाद लेखांकन कार्य पर उनके अनेक शोध हुए। वर्तमान में कंप्यूटर के माध्यम से लेखांकन कार्य होने लगा है, जिससे यह प्रणाली भी लोकप्रिय होने लगी। नवीन शोधों एवं विकास कार्य को अंग्रेजी में प्रकाश किए जाने से इस दिशा में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। लेखांकनों की नवीन पीढ़ी इस पद्धति को तेजी से अपना रही है। अब अंग्रेजी सिस्टम है, नॉर्मली बात है, हम लोग सारी अकाउंटिंग किस में करते हैं? अंग्रेजी में ही करते हैं, इंग्लिश में ही करते हैं। पूरे अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम किस में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे। हिंदी में करेंगे क्या? नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली सभी जगह आजकल कंप्यूटर से ही अकाउंटिंग होने लगी है, तो कंप्यूटर में भी क्या आता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश मेथड में अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले तो इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है आपसे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अब ये इंग्लिश में बोला। अगर आपको यही नहीं पढ़ते आएगा कि इसका मतलब क्या होता, आप एंट्री कैसे बनाओगे? आपको यही समझ नहीं आ रहा कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है ना। बिजनेस हो क्या रहा है, समझ में नहीं आया आपको। ये बोल दिया परचेस गुड्स फ्रॉम रवि या परचेस गुड्स फ्रॉम मुकेश, ठीक है ना। अब इंग्लिश में आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आप उसकी एंट्री कैसे बनाओगे? तो इसीलिए अगर आप इंग्लिश सिस्टम मेथड यूज़ करते होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इंग्लिश नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते होगे, ठीक है ना। और इसके भी जन्मदाता कौन है? लुकास पेसियोली, जिन्होंने बुक लिखी थी और सारी चीज़ें उसमें लिखी थी। अब नेक्स्ट आते हैं इंडियन मेथड पर आ जाते हैं हम लोग। इस प्रणाली में व्यापारिक लेन देनों का लेखा किसी भारतीय भाषा में किया जाता है। इसमें भी लेखा करने के लिए दोहरा प्रणाली के सिद्धांत एवं नियमों को ही अपनाया जाता है। इस पद्धति में अपनाई जाने वाले लेखा पुस्तकों को बहियों
कहते हैं। इस प्रणाली में पूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली है। आयकर अधिनियम और व्यापार से संबंधित अन्य अधिनियमता की मान्यता दे रखी है। वर्तमान में कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग के कारण इसका उपयोग कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर जो इंडिया में यूज़ होती है, आप इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में हिंदी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, ठीक है, अगर उसमें अकाउंटिंग करते हो तो ये कौन सी इंडियन मेथड कहलाती है कि इस प्रणाली में दो सौदों के लेखे सर्वप्रथम प्रारंभिक बहियों में किए जाते हैं। प्रारंभिक बहियों से वर्गीकरण कर उनकी खतौनी खाता बही में कर रखे खातों में की जाती है। खाते भी व्यक्तिगत, वस्तुगत और लाभ हानिगत होते हैं, जिनकी शुद्धता की जांच तलपट तैयार की जाती है। अंत में सारांश जानने के लिए अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंग्रेजी लेखा प्रणाली को व्यापारिक हिसाब प्रणाली मर्चेंटाइल सिस्टम और भारतीय लेखा प्रणाली को महाजनी पद्धति भी कहा जाता है। अब सिंपल सी बात ये कर लेते हैं, इंग्लिश मेथड होती है, आजकल कंप्यूटर वगैरह सारे यूज़ होते हैं, तो उसमें सब इंग्लिश में ही अकाउंटिंग की जाती है। अब इंडिया में जो रहती है सब अपनी अपनी लैंग्वेज में करते हैं। गुजरात में का तो गुजराती अपने तरीके से कर रहे हैं, महाराष्ट्र में का तो मराठी लैंग्वेज में किया जा रहा है। आप चेन्नई, तमिलनाडु चले जाओ तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो सब जगह अपनी अपनी मेथड है, लेकिन सारे अकाउंट जो बनते हैं वही सारे अकाउंट बनेंगे। यहाँ पर भी रिकॉर्ड करा जाएगा जनरल एंट्री, ठीक है ना, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, सारी चीज़ें वही बनाई जाएगी। उसके बाद ही फाइनल अकाउंट यहाँ पर भी बनाए। बस क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को मर्चेंटाइल सिस्टम कहते हैं और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को महाजनी पद्धति भी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग होती है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दो आधार होते हैं। एक पहला होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रोल बेसिस ऑफ मर्चेंटाइल बेसिस। अब पहला होता है कैश बेसिस पर। इस आधार पर लेखा प्रविष्टि, नगद प्रविष्टि, कैश रिसीव्ड या नगद भुगतान कैश पेमेंट के समय की जाती है। इसमें प्राप्ति के प्राय रिसीवल या भुगतान के लिए दे पेबल होने पर लेखा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए लाभ हानि निर्धारण के लिए आय को वस्तुतः प्राप्त हो जाना पर आय माना जाता है, व्यय को भुगतान होने पर भी व्यय माना जाता है। अब मेन चीज़ क्या आती है कि आपका जो अकाउंट होता है, यहाँ पर कैश बेसिस दे रखा तो ओनली कैश पे मानना है। आ जाएगा चला जाएगा से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। आ गया और चला गया उससे मतलब हैगा, ठीक है ना। आपने किसी से माल खरीदा, पैसा देना हैगा, ठीक है ना। देना है, दिया नहीं है, तो देने से मतलब नहीं हैगा। दिया है तो मतलब है कि भैया मैंने पैसा दे दिया, तो आप एंट्री करोगे। देना हैगा कल दूंगा, परसों दूंगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो आज से मतलब है, जो अभी हाल दे दिया आपने, ठीक है। पैसा आया है आपके हाथ में हैगा तो मतलब हैगा। देना है, लेना है, इससे मतलब नहीं हैगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इस प्रकार नगद आय मिलने पर व्यय का नगद भुगतान करने पर ही लेखा किया जाता है, ठीक है। नगद आय मिलने, आपको अगर नगद पैसा मिला हो तो और नगद दिया हो तो ही इसकी एंट्री की जाती है। इसमें उपार्जित आय, एक्रूड रेवेन्यू, अद्यत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनुपार्जित आय, अनअर्न रेवेन्यू और पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस का समायोजन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। केस बेसिस में ये सारे नाम नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनका मतलब होता है कि पैसा अभी आ रहा है, आने वाला है, देना है, देंगे, वो वाली बात है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नगद प्राप्ति और भुगतान के आधार पर ही लाभ हानि खाते का निर्धारण किया जाता है। यह प्रणाली आगम पहचान सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकंसिलिएशन, मिलान सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग और उपार्जन सिद्धांत, एक्रोल प्रिंसिपल की अवधारणा का अनुपालन नहीं करती है, इसलिए इसे आदर्श प्रणाली नहीं माना जाता। बैंकों द्वारा भी इस वित्तीय व्यवहारों का आधार स्वीकार नहीं किया जाता है। कुछ देशों के आयकर विधान भी इसे मान्यता नहीं देते। इस तरीके के आधार पर बनाने पर व्यवसाय की वास्तविक लाभ हानि और वित्तीय स्थिति का सही एवं उचित चित्रण नहीं किया। अब केस बेसिस पे क्या होता है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। नॉर्मली बात रहता है, बिजनेस है, बिजनेस में उधारी, एडवांस, ये सारी चीज़ें चलती रहती है और आप इन्हीं सारी चीज़ों की एंट्री करना नहीं चाहते होगे। आप चाहते हो कि सिर्फ मैं कैश पेमेंट करूं, मैं माल खरीद के लेकर आऊँ तो नगद देकर आऊँ और माल बेचूँ तो नगद दे बेचूँ, ठीक है ना। आपने अपने फिक्स पद्धति कर ली, आपको अलग से कोई बिजनेस चलाना ही नहीं है, कोई मेथड भी यूज़ नहीं करना है। बट यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है कि एक सिस्टम ऐसा होता है कि बिजनेस चला रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें एंट्री करनी पड़ेगी। अब आपने तो सोच लिया कि जब पैसा आएगा तब मैं उसकी एंट्री करूँगा। जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये का माल बेचा होगा,
अब आपका ईयर एंड हो रहा है, जैसे आप मानते हैं कि दिवाली पे ईयर एंडिंग चल रहा है, आप दिवाली पे करो, अब उसने आपको दिवाली के बाद पेमेंट दिया होगा, तो ये साल में माल तो आपने इस साल में बेचा, एंट्री आप अगले साल में करोगे क्या उसकी, जब पैसा मिलेगा तब, ठीक है। तो ये सारी होती है कि आप इस साल का प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओगे, आपने वो एंट्री अगले साल कर दी, माल इस साल बेचा, पैसा अगले साल मिला। तो यहाँ पर ये मेथड जो होती है कि ना केस बेसिस वाली, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं की जाती है और ज़्यादा मतलब प्रचलन में भी नहीं है, ना फॉरेन में यूज़ करते हैं ना इंडिया में। अब नेक्स्ट आती है हमारी एक्रूअल बेसिस और मर्सेंटाइल बेसिस। इस आधार पर आयों का लेखांकन उनके अर्जित होने पर और व्ययों का लेखांकन उनके देय होने पर ही कर दिया जाता है। इसमें आय की नगद प्राप्ति और व्यय का नगद भुगतान होने आवश्यक नहीं रहता है। उपार्जन उधार में किसी भी अवधि का लाभ हानि इस अवधि के दौरान अर्जित आयों एवं अवधि में देय मिलानों के व्ययों के मिलान का परिणाम होता है। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, ये बोल सकते हैं आपने किसी को माल बेच दिया है, ठीक है, तो आपने एंट्री कर दी कि माल बेच दिया है, बात खत्म हो गई, पैसा आज आए कल आए परसों आए, हमें मतलब नहीं, हमने तो माल बेच दिया, पैसा आएगा भले 2 महीने बाद आए। हमने किसी से माल खरीदा है, ठीक है ना, पैसा देना है, हम 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, हमारे पास तो माल आया है ना, तो हम उसी की एंट्री करेंगे ना, भैया मेरे पास माल आएगा, पैसा आएगा जब एंट्री क्यों करूँ, आज खरीदा आज एंट्री करूँ, आज उस व्यक्ति को मैंने माल बेचा तो मैं आज एंट्री करूँगा, जब पैसा देगा तब क्यों करूँ, आज करूँगा, ठीक है। तो ये होती है एक्रूअल बेसिस, मर्सेंटाइल बेसिस, ठीक है। इंडिया में या फिर सभी जगह इसी बेसिस को यूज़ करा जाता है, सभी बिजनेस में इसी सिस्टम को यूज़ करके अकाउंट बनाया जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।